नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और बांग्लादेश ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सरकार सभी कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बनाएगी। औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी दवा को आपात उपयोग की अनुमति दी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और हैदराबाद में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। भारत और ब्रिटेन ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर से बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण आयोजित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए 4 दिवसीय जापान यात्रा आज से शुरू। हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित। गोलकीपर श्रेणी में PR श्रीजेश और सविता पूनिया का नामांकन। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। और एशिया कप क्रिकेट में दुबई में सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में कल आपसी साझेदारी की समीक्षा करने और संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। बैठक में संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। परियोजना का निर्माण भारत रियायती वित्त पोषण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में 7 समझौते हुए। इनमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौता होने की घोषणा की। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग देने पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश ने सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है, जो युवा पीढ़ी के हित में है। हमने IT, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही है। मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का मित्र बताते हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत के योगदान को याद किया। हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और से हमारा देश जब स्वाधीनता किया, जब लिबरेशन वॉर हुआ तो यहाँ के लोगों ने ऐसा हमारा साथ थे
सपोर्ट की, तो वो लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ। शेख हसीना ने उम्मीद जताई कि आपसी बातचीत से आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और उप क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ। उन्होंने प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच प्रसारण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुए समझौते के बारे में विस्तार से बताया। Both leaders underscored the importance of continuing our security cooperation in the fields of counterterrorism, border management, and addressing cross-border crimes. They agreed to further enhance our development partnership, including upgradation of railway infrastructure projects in Bangladesh. Both leaders agreed to build resilient supply chains between both countries and across the region. Both leaders have directed the concerned ministries to commence negotiations on a bilateral comprehensive economic partnership agreement. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महामारी और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है कि भारत और बांग्लादेश वैश्विक संकट से निपटने के लिए आर्थिक रूप से और मजबूती से जुड़े रहें। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ एक बैठक में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और परिपक्व तथा विकसित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी इस मंच की बैठक में प्रमुख अतिथि थे। पूर्वी आर्थिक मंच की 7वीं बैठक सोमवार को शुरू हुई। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है बहुध्रुवीय विश्व पथ की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। Because of this virus accident, we have taken a decision. सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। For driver and the driver near passenger, if you don't have belt, there is a fine. Now even the back people also, if they don't take belt, we will fine them. भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली पहली कोविड रोधी दवा को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी मिल गई है। इसका उपयोग 18 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए किया जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे कोविड के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इस औषधि को अनुमोदित किया है। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये दुनिया में अपनी किस्म की वैक्सीन है जिसको व्यक्ति की नाक में कुछ बूंदें डाली जाती हैं और कोविड के प्रति रक्षा पैदा की जाती है। इसका एक और लाभ है क्योंकि कोविड वायरस हमारे शरीर में ज्यादातर नासिका और फेफड़ों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, तो ये मुमकिन है कि इसका प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी वायरस के प्रसार को कम करने में। और साथ ही साथ जो सुविधा है इस वैक्सीन को देने की वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में ये वैक्सीन अभी तो उन लोगों को देने के लिए मंजूर की गई है जिनमें अभी तक कोई टीका नहीं लगा है, लेकिन शीघ्र ही ये वैक्सीन एहतियातन डोज के तौर पे भी उपलब्ध रहेगी। केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम IEF के महासचिव जोसेफ मैकमोनिगल से भेंट की और मौजूदा ऊर्जा संकट के समाधान के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री हरदीप सिंह पुरी 3 दिन की इटली यात्रा पर हैं। वे गैस्टेक मिलान 2022 में हिस्सा लेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास की साझेदारी व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर आधारित है और ये मजबूती से आगे बढ़ रही है। श्री गोयल ने कल सैन फ्रांसिस्को में ये बात कही। उन्होंने प्रख्यात व्यावसायिक पेशेवरों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वरिष्ठ उद्योगपतियों, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्यम पूंजीपतियों के साथ बातचीत की। श्री गोयल भारत अमेरिका सामरिक भागीदारी मंच सम्मेलन और हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की यात्रा पर हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। MRP पैकेज्ड वस्तुओं के लिए भुगतान की जाने वाली अधिकतम कीमत है। इसमें GST भी शामिल है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत और बांग्लादेश ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सरकार सभी कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बनाएगी। औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी दवा के आपात उपयोग की अनुमति दी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और हैदराबाद में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। भारत और ब्रिटेन ने 26 देशों के लिए काउंटर रैनसमवेयर से बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण आयोजित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए 4 दिवसीय जापान यात्रा आज से शुरू। हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित। गोलकीपर श्रेणी में PR श्रीजेश और सविता पूनिया का नामांकन। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की और एशिया कप क्रिकेट में दुबई में सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराया। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। सवाल भेजने की आखिरी तारीख है 8 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में 30 स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, गुरुग्राम, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी छापे मारे गए। प्रवर्तन निदेशालय ने CBI की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। CBI की प्राथमिकी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम हैं। ये प्राथमिकी नई आबकारी नीति में नियमों और प्रक्रिया के उल्लंघन के आरोप में दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी आबकारी नीति लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी NSE के कर्मचारियों की गैर कानूनी फोन टैपिंग और जासूसी से जुड़े धन शोधन मामले की है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णन को को लोकेशन घोटाले में इस वर्ष 6 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न संगठनों को साइबर हमले के संकट से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। ये अभ्यास भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव यानी अंतर्राष्ट्रीय साइबर फिरौती रोधी पहल के तहत संचालित किया गया। अभ्यास का विषय ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें प्रतिभागी देशों की राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रबंधन टीमों को बिजली वितरण कंपनियों पर किसी रैंसमवेयर हमले की स्थिति से निपटना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान में कोटा में कोचिंग छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों को बिना किसी तनाव के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की जापान की राजकीय यात्रा आज से शुरू हो रही है। 4 दिन के प्रवास के दौरान दोनों मंत्री जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों के साथ सामरिक वार्ता में हिस्सा लेंगे। भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश परस्पर साझेदारी बढ़ाने के नए उपायों पर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल शाम अनंतनाग जिले के पोशक्रीदी क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने बताया कि मारे गए ये आतंकवादी 29 मई 2021 को 2 नागरिकों और पिछले वर्ष 9 अप्रैल को प्रादेशिक सेना के एक जवान की हत्या में शामिल थे। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी का कल रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। निधन पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य ने एक अनुभवी राजनेता, गतिशील नेता और एक ईमानदार जन कार्यकर्ता को खो दिया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं नईम अख्तर। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया को वर्ष 2021-22 के FIH अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष खिलाड़ी अवार्ड, जबकि PR श्रीजेश और सविता पूनिया को गोलकीपर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये तीनों पिछले वर्ष भी अपनी अपनी श्रेणियों में ये पुरस्कार जीत चुके हैं। भारतीय पुरुष टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला टीम की कोच यानी के शॉपमैन पुरुष और महिला टीम कोच पुरस्कार के लिए नामित हैं। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। एक ट्वीट में श्री रैना ने कहा कि राष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात रही। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अपने सभी प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है। अपने 13 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर में सुरेश रैना ने 18 टेस्ट, 226 एक दिवसीय और 78 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दुबई में कल रात एशिया कप क्रिकेट के महत्वपूर्ण सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से श्रीलंका फाइनल में पहुंचने के निकट आ गया है, जबकि भारत का फाइनल में पहुंचना अब अन्य टीमों के मैच पर निर्भर करेगा। एशिया कप में आज सुपर 4 के चौथे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच शारजाह में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के समानांतर संगीत और साहित्य के क्षेत्र में आकाशवाणी के प्रवेश से सांस्कृतिक लोकतंत्र की प्रक्रिया भी आरंभ हुई।
आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और फिल्म संगीत की बेशकीमती और मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। MS सुब्बलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, भीमसेन जोशी से लेकर लता मंगेशकर तक संगीत के क्षेत्र के दिग्गज कलाकारों ने आकाशवाणी के स्टूडियो में अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज की कड़ी में भारतीय संगीत जगत की दो महान हस्तियों MS सुब्बलक्ष्मी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की हम बात कर रहे हैं। MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत जगत की प्रख्यात गायिका थीं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुब्बलक्ष्मी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ भी थीं। प्यार से उन्हें लोग MS अम्मा बुलाते थे। MS सुब्बलक्ष्मी ने अधिकतर गायन तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में किया, साथ ही हिंदी में मीरा के भजन भी गाए। वे न केवल कर्नाटक संगीत का चेहरा थीं, बल्कि उन्होंने पर्दे पर अभिनेत्री के रूप में मीरा और शकुंतला की भूमिकाएं भी निभाई। MS सुब्बलक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय संगीतज्ञ रहीं। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को एक नया अर्थ और प्रतिष्ठा प्रदान की। शहनाई परंपरागत रूप से केवल शादियों या अन्य समारोहों में बजाई जाती थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिल्ली के लाल किले पर प्रस्तुति का अवसर मिला। देश के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन उन्होंने अपने शहनाई वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कई वर्षों तक उनका शहनाई वादन आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित स्वतंत्रता दिवस समारोह का अनिवार्य अंग बना रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति संवेदनशीलता और उत्कृष्ट दृष्टि ने उनके संगीत को सुंदर, कोमल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनाया। कल की कड़ी में बात करेंगे पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। आकाशवाणी समाचार के लिए विशाल शर्मा। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत प्रस्तुत है डेटा संरक्षण विधेयक के नए संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 5 सितंबर को नई दिल्ली में साइट्रिन सेतु के दूसरे बैच की शुरुआत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार डाटा संरक्षण विधेयक और डिजिटल इंडिया अधिनियम का एक नया संस्करण ला रही है। ऑनलाइन दुनिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के मकसद से ये अधिनियम बड़े अहम है। इसे कुछ ही दिनों में सुझाव के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री ने कहा। मिस्टर दुग्गल, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या इस संचार के क्षेत्र में कुछ मुद्दे हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, इन वर्तमान मुद्दों को लेकर और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए जिस अधिनियम या कानून की केंद्रीय मंत्री ने लाने की घोषणा की है, वो किस तरह से अहम होगा और किस तरह से हम एक कंटेम्परेरी कानून को देखते हैं? तमाम सारे भारतवासी आज इंटरनेट पर आ चुके हैं और डेटा लगातार उत्पन्न कर रहे हैं, डेटा के साथ डील कर रहे हैं। लिहाजा इस डेटा का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य बन जाता है। भारत के पास आज की तारीख में भी कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून मौजूद नहीं है। भारत के पास एकमात्र भारत का साइबर लॉ है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000। लेकिन ये कानून जो 22 साल पुराना है वो डेटा संरक्षण संबंधी कानून है। ये वो कानून है जो केवल डेटा के बारे में डील तो करता है लेकिन डेटा
डेटा प्रोटेक्शन के पहलुओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। इसलिए 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद में लाया गया था। संसद ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लगभग 1 साल अध्ययन किया और उसके तत्पश्चात उस पर विभिन्न प्रकार की अपनी टिप्पणियां, कमेंट्स और रिपोर्ट्स दी। 91 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए कि जो डेटा प्रोटेक्शन कानून में होने चाहिए। लिहाजा सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया है और एक नए अब कानून की ओर अग्रसर हो रही है। ये कानून बहुत ज्यादा व्यापक, विशाल और कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। ये कानून न केवल पर्सनल डेटा बल्कि नॉन पर्सनल डेटा का भी मिश्रण लेकर उसके पहलुओं को डील करने के लिए आने वाला है। तो ये कानून ऐसा रहेगा जो विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स पर बाध्य रहेगा और ये कानून काफी हद तक डेटा इकोनॉमी में उभरती हुई चुनौतियां हैं उससे भी डील करने का प्रयास कर पाएगा। और क्योंकि सरकार आज बहुत सारा नॉन पर्सनल डेटा भी डील हैंडल या प्रोसेस कर रही है, उसे किस तरीके से डील हैंडल या प्रोसेस करना पड़ेगा वो ये कानून बताएगा। कहीं ना कहीं भारत सरकार ये भी चाह रही है कि ये भारतीयों का डेटा भारत में रहे और भारतीय डेटा का इस्तेमाल भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के विरुद्ध न किया जा सके। तो हो सकता है इस कानून में कुछ डेटा लोकलाइजेशन संबंधी पहलू भी आ सकेंगे। अब वो क्या स्वरूप लेंगे, क्या उनका नया अवतार होगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो जब आप डेटा को नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, तो क्या उसका स्वरूप होगा और किस तरह की जिम्मेवारियां होंगी, कुछ इस पहलू पर भी मैं उम्मीद करता हूं कि ये कानून रोशनी डालेगा। दुग्गल साहब, डिजिटल क्रांति आने के बाद हमने देखा कि एक उपभोक्ता की निजी जानकारी अब डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध है और इस जानकारी या डेटा के कलेक्शन, इसके इस्तेमाल, ट्रांसफर या इसके जो डिस्क्लोजर है उसकी बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं। एक उपभोक्ता को इन सब चुनौतियों को समझना कितना जरूरी है और जो पूरा विषय है, चाहे वो कानून का हो या डेटा प्रोटेक्शन का हो, समाज में इसकी जागरूकता कितनी जरूरी है जिससे कि रेगुलेशंस के साथ साथ लोगों में भी इस विषय को लेकर चर्चाएं या विमर्श हो सकें? अगर आप भारतीय समाज का हिस्सा हैं, भारतीय नागरिक हैं, वे भारत में केवल हैं और डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको समझना होगा कि डेटा कहीं ना कहीं आपके जीवन के सेंट्रल लाइफलाइन के साथ जुड़ गया है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपके पैसे की कीमत कम और आपके डेटा की कीमत ज्यादा होने वाली है। आज भी अगर आप डार्क नेट पर जाते हैं तो आपका फाइनेंशियल डेटा कम कीमत में बिकता है, लेकिन अगर आपका हेल्थ डेटा है वो ज्यादा कीमत में बिकता है। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, भारत और बांग्लादेश के बीच नए और मजबूत संबंधों की दिशा में व्यापक समझौते और वार्ताओं को आज के अधिकांश अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। आज के अखबारों की बड़ी खबर है, कार में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य होगी। 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने पर विचार। वामपंथी दलों सहित विपक्ष के कई नेताओं की आपसी मुलाकातों पर भी अखबारों की नजर है। दिल्ली सहित कई राज्यों में आबकारी घोटाले के सिलसिले में ईडी की छापेमारी को अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता ने लिखा है, भारत बायोटेक का नाक से दिए जाने वाला कोरोना रोधी टीका 18 साल से अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकेगा। राजस्थान पत्रिका लिखता है, देश में पहली बार डीमेट खाते 10 करोड़ से पार। नई बुलंदी शीर्षक से पत्र ने लिखा है कि घरेलू शेयर बाजार पर निवेशकों का भरोसा बढ़ने का संकेत। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र किसी भी देश से एमबीबीएस पूरा कर सकते हैं। इन छात्रों को यूक्रेन की मूल यूनिवर्सिटी ही डिग्री देगी। अमर उजाला ने एक सर्वेक्षण के हवाले से आलेख दिया है, 73% बच्चे स्कूली जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि परीक्षा और नतीजे की चिंता से हमेशा दबाव में रहते हैं 33% विद्यार्थी। कुछ अखबारों के पहले पन्ने पर लिखा है, देश की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बारिश ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। शहर के आवासीय इलाकों में पानी भरने से हालात मुश्किल में। नवभारत टाइम्स की खबर है, सेंट्रल विस्टा की शुरुआत के कारण इंडिया गेट पर कल शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच यातायात के मार्गों में परिवर्तन रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बांग्लादेश ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सरकार सभी कार यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य बनाएगी। औषधि महानियंत्रक ने नाक से दी जाने वाली भारत की पहली कोरोना रोधी दवा के आपात उपयोग की अनुमति दी।
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और हैदराबाद में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। भारत और ब्रिटेन ने 26 देशों के लिए रैंसमवेयर के बचाव के उपायों पर प्रशिक्षण आयोजित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए 4 दिवसीय जापान यात्रा आज से शुरू। हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नामित। गोलकीपर श्रेणी में PR श्रीजेश और सविता पूनिया का नामांकन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।